हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन एमएस पावर पॉइंट। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। माउस को आपको होल्ड माउस को ड्रैग करते टाइम आपको जो है शिफ्ट की को होल्ड करना पड़ेगा। तो 70 का सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एनिमेशन इन एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट में कौन सा एक एनिमेशन का टाइप नहीं है। तो एम्फेसिस, मोशन पाथ और एंट्रांस जो है ये जो है एनिमेशन के टाइप्स हैं, जबकि रोटेशन जो है एम एस पावर पॉइंट में ऐसा कोई भी एनिमेशन का टाइप नहीं है। 4 तरह के एनिमेशन के टाइप होते हैं एम एस पावर पॉइंट में, जिसमें एंट्रांस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। तो ये याद रखेंगे आप। इसमें एग्जिट भी एक जो है मोशन पाथ, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ, ये 4 तरह के एनिमेशन इफेक्ट हैं आपके पावर पॉइंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो प्रेजेंटर की हेल्प के लिए कौन सा व्यू है पावर पॉइंट में जो आपको शो करता है करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट और टाइमर। तो देख सकते हैं आप। ऑप्शन बी प्रेजेंटर, द प्रेजेंटर व्यू शोज करंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट्स एंड टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। ये देख सकते हैं आप। पावर पॉइंट प्रेजेंटर व्यू शोज यू द करंट स्लाइड, द नेक्स्ट एंड योर स्पीकर नोट to help you focus while presenting and connect with your audience. Select the slideshow tab, select the user present view checkbox, select which monitor to display presenter view on. यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने MS पावर पॉइंट ओपन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका स्लाइड शो का ऑप्शन है। यहाँ पे आप यूज़ प्रेजेंटर व्यू पे जाएंगे और अभी तो मेरे पास स्लाइड है नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज़ द करेक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस टू बी टाइप्ड इन इक्वेशन एडिटर इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट द मैथमेटिकल फार्मूला। ये आपके पास फार्मूला दिया गया है। इसको अगर आपने इक्वेशन एडिटर एमएस वर्ड में यूज़ करना हो तो आप कैसे इसको इंसर्ट करेंगे, मतलब ये फार्मूला कैसे लगाएंगे। ऑप्शन भी इसके लिए राइट आंसर है, स्लैश सम अंडरस्कोर आई इक्वल टू 1 ब्रैकेट में सरकमफ्लेक्स असेंट, इसको सरकमफ्लेक्स असेंट बोलते हैं जो सिंबल है, ब्रैकेट में एन और उसके बाद एन। तो ऐसे आप अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला आपने एम एस वर्ड यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कैसे फार्मूले में आप सिंबल यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, आपने एम एस वर्ड ओपन किया, यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके सिंबल्स मिलेंगे आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग तरह के सिंबल हैं जो आप मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये इससे ऊपर आपके पास इक्वेशन है और यहाँ पे ये सिंबल है। तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग इक्वेशन है और आप यहाँ से जो है ये सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the names of two fictional characters commonly depicted as users to demonstrate cryptographic system and protocols? तो फिक्शनल कैरेक्टर्स कौन से हैं दो? तो बॉब और एलिस जो हैं, जब आपको क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम और प्रोटोकॉल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है तो उसमें आपको 2 कैरेक्टर दिखते हैं जो फिक्शनल होते हैं, ऐसे कोई नाम नहीं होते। तो बॉब और एलिस जो हैं ये 2 तरह के 2 जो हैं फिक्शनल कैरेक्टर हैं। प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइफर टेक्स्ट बाय अप्लाइंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की सहायता से जो है, जो प्लेन टेक्स्ट जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसे प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे हम, उसको साइफर टेक्स्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं साइफर टेक्स्ट क्या होता है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। साइफर टेक्स्ट इज एनक्रिप्टेड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट यूजिंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। साइफर टेक्स्ट कांट बी रीड अंटिल इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्लेन टेक्स्ट, या इसको हम डिक्रिप्टेड भी बोलते हैं। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी बोल सकते हैं आप इसको।
द डिक्रिप्शन साइफर इज़ एन एल्गोरिदम दैट ट्रांसफॉर्म द साइफर टेक्स्ट इन बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट। तो इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, और आपको पता हम एनक्रिप्टेड इसलिए करते हैं, हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा डेटा हो जो दूसरों को हम ना बताना चाहते हों, तो फिर उस केस में जो है एनक्रिप्ट किया जाता है डाटा सोर्स से, और डेस्टिनेशन पे आपका डिकोडर लगा होता है जो कि एनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट होती है उसको डिक्रिप्ट करता है और प्लेन टेक्स्ट में फिर से आपको आउटपुट देता है उसकी। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उस पर भी लिखा हुआ आता है योर मैसेज या टेक्स्ट हैज़ बिन डिक्रिप्टेड। कुछ एक मिनट चेक कर लें आप भी, अगर आपको याद होगा तो व्हाट्सएप की चैट भी आपकी एनक्रिप्टेड होती है। तो ये देख सकते हैं आप एनक्रिप्टेड और एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे वर्क करता है। ये आपकी देखिए प्लेन टेक्स्ट है, जो भी ये लिखा है ये प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे एनक्रिप्टेड हुई है, और ये कुछ एनक्रिप्शन जो इस पे एल्गोरिदम लगा उसके बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। ये साइफर टेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके बाद इसको डिक्रिप्ट किया गया, और जब ये यूज़र तक पहुंचा तो देखिए ये और ये जो है सेम दिख रहे हैं आपको, तो यही काम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है बिटकॉइन एंड इथेरियम आर एग्जांपल ऑफ। तो इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा बहुत सी और भी आपकी जो है क्रिप्टो करेंसी हैं, इन्हें क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ऑप्शन सी 76 के लिए राइट आंसर है। और बिटकॉइन जो है इसमें सबसे फेमस जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी है। ये देखिए लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाई मार्केट कैप के हिसाब से कितना शेयर है मार्केट में, देखिए बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इथेरियम का है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्रिप्टो करेंसी के कुछ और नाम पूछे जाएं। यूएसडी कॉइन है, बीएनबी है, टीथर है, एक्सआरपी है, कार्डानो है, पोलीगन है। इसके अलावा आपको सैकड़ों नाम देखने को मिलेंगे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज़ के। पहले इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे जो था बैन था, लेकिन 2020 में जो था सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन रिमूव कर दिया, और 2022 में जो था भारत सरकार ने जो था जो आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 था उसमें जो वर्चुअल ट्रांसफ़र होता है करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का, उस पर क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल कर दिया तो फिर सरकार इसको बैन नहीं कर सकती थी, लेकिन भारत सरकार ने इस पर जो है 30% टैक्स डिडक्शन का आदेश दिए, या कह सकते हैं कि 30% जो है टैक्स इम्पोज किया है जो ट्रांसफ़र लेन देन है वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को हम वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इन HTML डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। तो HTML में ऐसा कौन सा टैग है जिसको हम क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से टैग हैं HTML में, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और HTML से GOIT में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा टैग है, और इसके अलावा भी और कौन कौन से टैग हैं। तो इसमें इनपुट टैग्स जो हैं, इनपुट टैग को हम बेसिकली जो बोलते हैं वो एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो इनको आपको जो है क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती HTML में, लेकिन जब आप XHTML, जिसमें HTML ये वर्ड रहेगा, इससे आगे X लगा हुआ है, XHTML में आपको इनपुट टैग को क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो काफ़ी पॉपुलर टैग है जिसको हम जो एम्प्टी टैग की कैटेगरी में होता है और उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे हम HR टैग बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, द HR टैग इज़ एन एम्प्टी टैग दैट डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। अभी हमने बात की जो इनपुट टाइप के टैग हैं HTML में, उनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इनपुट टाइप जो बटन है आपका वो भी एक इनपुट टाइप है, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, ये सारी आपकी इनपुट्स हैं। इनपुट टैग में आप इनको लिखते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि HR टैग है वो भी एम्प्टी टैग है, और उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, माफ़ कीजिए, क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि XHTML में जो भी आपके इनपुट टैग्स होंगे उनको क्लोज़ करने की ज़रूरत होती है, जबकि HTML में नहीं होती है। तो XHTML क्या है ये देख लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है XHTML इज़ अ स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML का ये वर्जन है। व्हाट इज़ XHTML? तो इसमें बताया कि XML, जिसको हम XML भी बोलते हैं, और आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आपका HTML की फुल फॉर्म है, और XML या XHTML की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये याद रखेंगे आप, और यहाँ पे बताया भी है बोल्ड में कि ये कैसे बनी फुल फॉर्म। तो एक्सटेंसिबल से हमने X लिया है और HTML की फुल फॉर्म सेम ही आगे। तो ये आप देख सकते हैं, XML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज वेयर ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी मार्क्ड अप करेक्टली बी वेल फॉर्म। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी बताया है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टैग इन HTML5। तो HTML का 5 वर्जन है, उसमें कौन सा एक वैलिड टैग नहीं है? तो चेक बॉक्स अभी हमने पढ़ा, एक इनपुट टाइप का टैग है। तो HTML5 में जो है चेक बॉक्स एक इनवैलिड टैग है। इसके अलावा और भी देखिए टैग दिए गए हैं। HTML5 जो है ये HTML का लेटेस्ट वर्जन है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टैग हैं। तो टैग ए है, जैसे डिफाइन अ हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक आपको क्रिएट करना हो तो आप ए टैग का यूज़ करते हैं। टैग से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देख सकते हैं आप, इसमें है बी आर आपका, हम जो सिंपल बी आर है वो ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। डिफाइंस बी आर क्या करता है? एन एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग वर्ड और अ फ्रेज। एक्रोनिम आपका डिफाइन करता है, एक्रोनिम एड्रेस है, स्पेसिफाई द ऑथर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एप्लेट है, ये देख सकते हैं आप, लिस्ट काफ़ी लंबी है, बहुत से टैग हैं। देखिए मैंने बी आर बताया था। प्रोड्यूस अ सिंगल लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। बॉडी, डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। इसके अलावा कैनवास, कैप्शन, और नीचे तक काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो एक बार आप इन पे नज़र मारेंगे और याद करेंगे। तो अच्छा, हेडर की बात करें, हेडर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडर होता है हमारा, और 6 तरह के हेडर हम यूज़ करते हैं HTML में। HR आप टैग देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम। HTML टैग डिफाइन द रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। आई टैग क्या करता है? डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटालिक स्टाइल। अगर आपको टेक्स्ट को जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसको आपको इटालिक में पेज पे दिखाना हो तो आई टैग यूज़ करेंगे आप। इसके अलावा आई फ्रेम, डिस्प्ले यूआर इन लाइन फ्रेम। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट तो अभी हमने देखा, डिफाइन एंड इनपुट कंट्रोल, और इनपुट टैग्स को हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। INS KBD, ये देख सकते हैं। LI जो है डिफाइन अ लिस्ट आइटम। लिंक, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी तरह के टैग होते हैं, तो एक बार आप पढ़ सकते हैं इनको। लास्ट टाइम HTML के जो हेडिंग टैग जो है HTML में, उससे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं, ये जो साइजेस हैं इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि H1 का जो है साइज़ क्या है। तो पिक्सल हाइट रहेगी इसकी 32 पिक्सल। तो ये आप याद रखेंगे। और CSS में फ़ॉन्ट साइज़, या तो आपसे पिक्सल में इसका साइज़ पूछा जाता है या फ़ॉन्ट साइज़ में। तो फ़ॉन्ट साइज़ में H1 रहेगा 2 EM का, जबकि पिक्सल हाइट रहेगी 32 की पिक्सल की। फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 EM 24, 1.17 EM और 18.72 पिक्सल, और 1 EM रहेगी H4 की, और इसका 16 पिक्सल की इसकी हाइट रहेगी। जबकि फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 0.83 EM का H5 का, और इसकी पिक्सल हाइट रहेगी 13.28। और फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा H6 जो हेडिंग है आपका सबसे छोटा, उसका 0.75 EM रहेगी फ़ॉन्ट साइज़, और पिक्सल रहेगा 12।
तो ये आप अगर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है अगर पहले भी पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में उसमें पूछा गया था, मान लीजिए कि H3 की आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ बताइए कि H3 हेडिंग जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। जो वर्ड H3 में हम हेडिंग लिखते हैं तो वो हेडिंग कितने उसमें डिस्प्ले होती है फ़ॉन्ट साइज़ में, तो 1.17 EM, या फिर आपसे पिक्सल में भी पूछ जा सकती है तो 18.72 पिक्सल। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। या आप एक शॉर्टकट देख सकते हैं, जो H6 है आपका सबसे छोटा, उसकी होगी 0.75 EM और 12 पिक्सल। इसका जस्ट डबल जो होगा वो होगा आपका H2, H6 का H2। तो यहाँ पे 0.75 को डबल करेंगे तो 1.5, और पिक्सल में भी देखिए डबल हो गई है। और H4 जो होगा उसका डबल होगा H1। तो H6 का होगा H2 और H4 का होगा H1। आपको फिर याद रखने के लिए H5 और H3 आपको याद रखना है, बाकी उसमें आप डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज इज़ मेनली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए HTML डॉक्यूमेंट हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं। और HTML में हम CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ क्यों करते हैं, तो वो होता है आपका एक तरह से डिज़ाइनिंग के लिए। जो पेज डिज़ाइन करते हैं हम, तो उसमें CSS की हेल्प लेते हैं HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए। उसमें कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, स्पेसिंग और भी जो बहुत से एलिमेंट हैं, बैकग्राउंड कलर, इमेजेस वगैरह, तो उसमें हेल्प होती है, हेल्प करता है CSS। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो नंबर्ड लिस्ट अगर आपको बनानी है आइटम्स की, तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे आप। OL, ये देख सकते हैं आप, OL की सहायता से जो आप एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो बहुत सारे टैग हैं, आप एक बार नज़र मार सकते हैं लिस्ट पे, आपसे कोई भी टैग पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट सेल इन अ टेबल रो। आपको एक टेबल रो में सेल क्रिएट करना हो तो TD टैग का यूज़ करेंगे आप। TD से आप जो है एक सेल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल यू ऐड अ टूल टिप टू ए HTML एलिमेंट। तो टैग्स के बाद एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं HTML में। तो आपको टूल टिप ऐड करना हो HTML एलिमेंट में तो कैसे करेंगे, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। और HTML के बारे में एक और चीज़ याद कर रखेंगे आप, द फर्स्ट यूज्ड वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय टिम बर्नली। तो टिम बर्नली ने इसका जो वर्जन था लिखा था 1993 में। और सबसे कॉमन, सबसे लेटेस्ट वर्जन मैंने आपको HTML5 बताया, लेकिन जो सबसे कॉमन वर्जन है HTML का, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है HTML 4.01। तो ये सबसे पॉपुलर वर्जन रहा है HTML का। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो HTML1 में जो थे 22 एलिमेंट्स थे। इसके अलावा HTML 2.0 में बढ़ के 49 हो गए, 3.2 में 70, HTML 4.0 में 91 एलिमेंट हैं। तो और HTML5 में, जो हम 5 वर्जन की भी बात करते हैं, जिसको हम 5.2 है ये वर्जन, इसमें 111 एलिमेंट हैं। और अभी हमने XHTML यानी XML की बात की, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1.0 में 91 एलिमेंट थे और 1.1 में जो थे वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं 83 एलिमेंट तक। तो काफ़ी वाइड है आपका HTML, लेकिन मुझे लगता है उतना इजी भी है इस टॉपिक को पढ़ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ सिंबल इन HTML डॉक्यूमेंट इज़। तो कौन सी एंटिटी है जिसका यूज़ किया जाता है सिंबल, ये जो सिंबल है लेस देन का, इसको इंसर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एंड LT, और ये सेमी कॉलन। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूछा गया था, जो सेकंड है एंड LT एंटिटी जो है, इसका यूज़ करते हैं इस साइन को एंटर करने के लिए। और एम्परसेंड के लिए एंड एम्परसेंड, ग्रेटर के लिए एंड GT। तो ये देख सकते हैं आप, टैग्स, एलिमेंट, एंटिटीज़, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं, देख सकते हैं आप, लिस्ट ये काफ़ी लंबी है। एन HTML कमेंट इज़ एनक्लोज्ड इनसाइड। तो HTML
कमेंट्स जो होते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं, तो HTML कमेंट्स को हम HTML कमेंट टैग के अंदर लिखते हैं और ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। तो ये देख सकते हैं, द कमेंट टैग इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट इन द सोर्स कोड। जो भी आप कोड लिखते हैं उसमें आप कमेंट टैग में जो भी लिखते हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं होता ब्राउज़र में। यू कैन यूज़ कमेंट्स टू एक्सप्लेन योर कोड। और वो कमेंट हम किस लिए लिखते हैं, तो वो इसलिए कि जो हमने कोड लिखा था वो क्यों लिखा दिया, किस चीज़ के लिखा था। क्योंकि जब भी हम कोड लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक छोटा सा कोड हो, वो हो सकता है कि 5 से 6 पेज का कोड हो। और कई बार जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि कोड जो ऊपर लिखा हो किस चीज़ के लिए। अगर आप कमेंट देते रहेंगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने ये जो कोड है वो किस चीज़ के लिए लिखा था। तो और वो जो कोड लिखते हैं आप, वो आपको ब्राउज़र पे जो है डिस्प्ले नहीं होगा। वो जो कोडर है वो उसके एक तरह से सहूलियत के लिए ये कमेंट से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज फॉर टेक्स्ट इन HTML एलिमेंट। H1 में क्या डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि हर टैग जो है उसके लिए पिक्सल में और फॉन्ट साइज़ क्या क्या है। तो यहाँ पर ये जो आपसे पूछा गया है फॉन्ट साइज़ की ये जो साइजेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे। तो H1 के लिए हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो टैग है वो H1 है, मतलब सबसे बड़ा हेडिंग जो है वो H1 के अंदर लिखा जाता है, H1 टैग के अंदर। और उसकी साइज़ भी हमने पढ़ी थी 2em, जबकि पिक्सल में इसका साइज़ था 32 पिक्सल। तो ये वो टेबल था। तो देखिए 2em जो है H1 के लिए और 32 पिक्सल में है। तो आप ये याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पक्का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हमने CSS की बात की थी HTML में, तो CSS देख लेते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और हमने देखा था कि HTML पेज में जो डिज़ाइनिंग पार्ट होता है उसमें हम CSS यूज़ करते हैं। और एक और बेनिफिट है CSS का, ये जो क्या करता है, ये टाइम सेव करता है बहुत सा। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। तो ये जो है सारे वेब पेजेस का लेआउट, जैसे अगर आपने बैकग्राउंड फर्स्ट पेज पे लगाया तो जितने भी वेबसाइट पे पेज होंगे वो सेम रहेगा, मतलब बहुत से एलिमेंट जो है कॉमन रहेंगे। तो ये टाइम सेविंग का इसका एक प्लस पॉइंट है। और जो ये CSS है ये हम HTML पेज में कैसे ऐड करते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। इससे शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी तरह से जो है CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट को HTML पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरह से कर सकते हैं, इनलाइन, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल और तीसरा है आपका इनलाइन। जो इनलाइन में यूज़ करते हैं हम बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इनलाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS को HTML के साथ ऐड करेंगे या लिंक करेंगे एक तरह से। जबकि इंटरनल में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का ही यूज़ करेंगे, और वो करेंगे हम हेड में। जो हेड होगा मतलब HTML पेज का उसमें। और एक्सटर्नल जो हम यूज़ करते हैं वो लिंक एलिमेंट के थ्रू करेंगे हम। एक एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करेंगे लिंक एलिमेंट के थ्रू। तो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल 3 तरह से जो हम ऐड कर सकते हैं CSS को HTML में। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो MS ऑफिस से ही सारे क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अलावा HTML से। तो मेन पार्ट तो यही है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक शेप को, बाहरी रंगों को किस प्रकार चयन करेंगे। ऑप्शन बी बाय होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल सिलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है 89, विच यूटिलिटी इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग, रिसाइज पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेट पार्टीशनिंग ऑन स्टोरेज डिराइव। तो डिस्क पार्ट की हेल्प से आप जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं डिस्क, यानी जो आपकी हार्ड डिस्क है। जैसे मान लीजिए आपके पास 512 GB की एक हार्ड डिस्क है, अगर उसकी पार्टीशनिंग करनी है तो क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग से कर सकते हैं। रिसाइज कर सकते हैं, पहले से आपने जैसे हम ड्राइव्स बनाते हैं तो बेसिकली ड्राइव बनाना का वर्किंग बता रहा है आपको। रिसाइज कर सकते हैं उस पार्टीशनिंग को,
और फॉर्मेट कर सकते हैं पार्टीशनिंग को डिस्क पार्ट की हेल्प से। 89 का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टूल बार इन MS वर्ड 2013 बाई डिफ़ॉल्ट कंटेन 3 कमांड सेव, अनडू और रीडू। तो सेव, अनडू, रीडू जो 2013 MS वर्ड हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पे मिल जाती है आपको? क्विक एक्सेस पे ये तीनों कमांड्स आपको मिल जाती हैं, सेव, अनडू और रीडू। सेव से आपको पता है सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अनडू का काम होता है, अनडू अलाउ यू टू टेक बैक डेटा एंट्री चेंजेस बाय सॉर्टिंग अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंटेनेंस एक्शन। तो जो आपने डेटा एंट्री में चेंज किया होगा उस चेंज को बैक करेगा। जबकि रीडू क्या करेगा आपका? रीडू लेट्स यू स्टोर द चेंज दैट वाज डन। जो आपने चेंज की है उसको स्टोर करने के लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 91, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडन चेंजेस इन MS वर्ड? तो कंट्रोल वाई से जो है आप रीडू जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि कंट्रोल यू जो ऑप्शन ए है ये अंडरलाइन करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को, अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं कमांड हम। जबकि आपका जो कंट्रोल आर है ऑप्शन सी, उसमें जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, राइटली मतलब राइट साइड में आप टेक्स्ट को जो है शिफ्ट कर सकते हैं स्क्रीन के। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करने में हेल्प करें, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करें और खुद भी करें। तो धन्यवाद।